नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है कि नेपाल को अमेरिका, चीन, भारत जैसे बड़े ताकतवर देश अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए, या यूं कहें कि नेपाल दुनिया की किसी भी महाशक्ति के सामने बिल्कुल नहीं झुका, या ऐसा कहें कि चीन, अमेरिका और भारत चाहते थे अपना अपना दबाव नेपाल पर बनाना, यानी नेपाल को अपना पिछलागू बनाना चाहते थे। चीन भी चाहता था, भारत भी चाहता था, अमेरिका भी चाहता था, लेकिन नेपाल की सफल विदेश नीति के कारण चीन ऐसा नहीं कर पाया, अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया और ना ही भारत ऐसा कर पाया। यानी नेपाल को अपना पिछलग्गू बनाने में ना तो अमेरिका सफल हुआ, न चीन सफल हुआ और ना ही भारत सफल हुआ। जानिए क्यों और कैसे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि जब नेपाल के प्रधानमंत्री ओली थे, ओली बने, उसके धीरे धीरे बाद पूरी दुनिया के जो समाचार पत्र हैं उनमें ये बताया जाता था कि नेपाल धीरे धीरे करके चीन का पिछलागू बन गया। दोस्तों, आपने भी ऐसे समाचार बहुत पढ़े होंगे जिनमें साफ और क्लियर बताया जाता था कि नेपाल चीन के प्रभाव में चले गया, या आने वाले समय में नेपाल चीन का उत्तरी कोरिया जैसा एक अघोषित उपनिवेश बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे समाचार आपने भी पढ़े हैं और हमने भी पढ़े हैं, चाहे वो किसी भी देश की मीडिया में क्यों ना आए हों। इसीलिए तो दोस्तों, नेपालियों को गुस्सा आता था कि जब हम भारत के लोग या यूरोपीय लोग या हिंद चीन के साइड के जो देश हैं वो लोग या अरब कंट्रियों के अखबार, समाचार पत्र ऐसा लिखते थे कि नेपाल चीन का एक अघोषित उपनिवेश बन जाएगा उत्तरी कोरिया की तरह आने वाले समय में, तो नेपालियों को बहुत गुस्सा आता था। इसीलिए आता था, क्यों आता था कि दुनिया ने इल्जाम लगाया था नेपाल के ऊपर कि नेपाल चीन के कहने पर चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप खुद ही देख लीजिए, जब नेपाल में एमसीसी का खतरनाक ढंग से विरोध हुआ तो अमेरिका ने तक कह दिया कि नेपाल चीन के प्रभाव में चले गया, ठीक है, और बहुत सारे देशों ने कहा, लेकिन नेपाल ने एमसीसी पास करवा दी और सबके मुंह पे ताला लग गया जिन्होंने कहा कि नेपाल चाइना के प्रभाव में चले गया या चाइना के दबाव में चले गया या नेपाल चीन का पिछलग्गू बन गया। एमसीसी पास होते ही सबके मुंह पे ताला लग गया जिन्होंने ये बात कही। अब उसके बाद अमेरिका को लगा या यूरोपीय देशों को लगा कि नेपाल हमारे प्रभाव में आ चुका है, अब हम नेपाल से जो मर्जी वो करवाएंगे, ठीक है। लेकिन नेपाल ने चीन से 9 समझौते कर लिए। इससे क्या हुआ कि अमेरिका को ये लग गया कि यार कहीं ना कहीं नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ा हुआ है, यानी हम हर काम नेपाल से नहीं करवा सकते। तो नेपाल में जहां अमेरिका और चीन में टकराव चल ही रहा था, अचानक से नेपाल भारत के साथ में देवा भारत चले जाते हैं और बहुत सारा समझौता भारत के साथ में भी कर लेते हैं। यानी चीन और अमेरिका दोनों को लग गया कि अकेले हम दोनों का ही प्रभाव नेपाल में नहीं रहेगा बल्कि भारत का भी रहेगा। तो देवा ने क्या किया, तीनों शक्तियों को एक साथ साध लिया। तीनों ही नहीं दोस्तों, यूरोपीय यूनियन को भी साध लिया। कैसे? रूस के खिलाफ वोटिंग करके नेपाल जो है वो यूरोपीय यूनियन जो नेपाल के ऊपर शक कर रही थी कि यह चीन या रूस के पक्ष में जा रहा है, तो रूस के विपक्ष में वोटिंग करके नेपाल ने यह साबित किया कि नहीं, हम यूरोपीय यूनियन या दुनिया की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसी के साथ खड़े हैं। अब देवबा को यह भी लगा कि रूस नेपाल के ऊपर नाराज हो सकता है, ठीक है। तो देवबा ने क्या किया, भारत से संबंध ठीक कर लिए, क्योंकि भारत से नेपाल के संबंध अच्छे रहेंगे तो रूस नेपाल के विपक्ष में नहीं बोलेगा। देखिए, गहराई से सोचिए कि देवबा ने एमसीसी पास करवा के चीनी प्रभाव को नेपाल में कम किया, ठीक। अब चीन से 9 समझौते करके यूरोपीय यूनियन अमेरिकी प्रभाव को काउंटर किया और इन दोनों से समझौते करके भारतीय प्रभाव को काउंटर किया। भारत से समझौते करके चीन और अमेरिकी प्रभाव को काउंटर किया। यानी देवबा ने ऐसा दिमाग लगाया कि सभी शक्तियों की बातें मान ली और सभी शक्तियों को एहसास करवा दिया, यूरोपीय यूनियन, भारत, चीन, अमेरिका, रूस, सभी शक्तियों को एहसास करा दिया
कि हम किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले, जो हमारी मर्जी होगी हम वही करेंगे, और जिस देश के साथ भी हमें संबंध बनाने होंगे हम बनाएंगे। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ये संदेश देवा ने चीन को दिया, अमेरिका को दिया, भारत को दिया और यूरोपीय यूनियन को भी दिया। अब यूरोपीय यूनियन को क्या संदेश दिया देवा ने? देवा जो है वो भारत में बनारस जाते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं, बीजेपी के कार्यालय जाते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं। ये सीधे एनजीओ, जो क्रिश्चियन एनजीओ हैं, उनको संदेश दिया देवा ने कि देखो हम हिंदू धर्म के पक्ष में भी हैं। आज की डेट पे दोस्तों ऐसी कंडीशन भारत में आ रखी है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका मोदी के सख्त खिलाफ हो गए हैं, बीजेपी के सख्त खिलाफ हो चुके हैं। पश्चिमी देश वो पहले से ही खिलाफ थे, क्योंकि वो भारत का ईसाईकरण करवाना चाहते हैं। और जब तक आरएसएस यानी बीजेपी जब तक है, आरएसएस जब तक है, तब तक भारत में इतनी तेजी से ईसाईकरण नहीं होने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध करते हैं ईसाईकरण का कौन लोग, ईसाईकरण या इस्लामीकरण का कौन लोग? आरएसएस वाले लोग। और बीजेपी जो है वो आरएसएस की ही पार्टी है। इसलिए यूरोपीय यूनियन आपने देखा होगा वो हमेशा कहती है हिंदू आतंकवाद, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले हिंदू आतंकी हैं। कौन कहता है ये शब्द? यूरोपीय यूनियन के एनजीओ, अमेरिका के एनजीओ, कनाडा के एनजीओ, ये सब लोग क्या कहते हैं? हिंदू आतंकवादी कहते हैं। तो देवा ने बीजेपी कार्यालय जाके और काशी में पूजा करके यूरोपीय यूनियन को साफ संदेश दिया कि हम भारत के पक्ष में भी खड़े रहेंगे। गहराई से सोचिए, गहराई से, ज्यादा गहराई में जाइए, क्योंकि आपके विश्लेषक उतनी गहराई में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आपके विश्लेषक अब उनके बारे में फिर बोलेंगे आपकी बुराई कर रहा है। तो बुराई नहीं तो क्या करें? जब पी खरेल जैसे आदमी बोलते हैं कि चीन और भारत का बॉर्डर कारगिल, अब सोचने वाली बात है इतने बड़े विश्लेषकों को यह पता नहीं कि कारगिल चीन और भारत का बॉर्डर नहीं है, और वो करते हैं विश्व राजनीति पे एनालिसिस। ठीक है, जिनको पता ही नहीं है वो एनालिसिस करते हैं। अब क्या करें दोस्तों, बुराई हम नहीं करना चाहते किसी का, लेकिन वो गलत विश्लेषण करते हैं किसी चीज का, भ्रम में रखते हैं आप लोगों को, सच्चाई नहीं बताते हैं। उनका काम है केवल अमेरिका भारत की बुराई करना और चीन की जय जयकार करना। यानी मैंने बोला ना कि नेपाल की सोशल मीडिया पे बोलने वाले जितने भी विश्लेषक हैं, इनका जो भगवान है वो चाइना है। ठीक है, और ये कभी चीन की जो कर्ज देने की रणनीति है उसका विरोध नहीं करते, उसका समर्थन करते हैं। पेरू में फिर आर्थिक संकट लग गया, पेरू ने चीन से बहुत ज्यादा पैसा लिया था, पेरू में फिर लग गया आर्थिक संकट। श्रीलंका में चल ही रहा है 500 रुपए किलो चावल। क्यों? सरकार के पास पैसा नहीं है, पेरू में सरकार के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पैसा थोड़ा बहुत सरकार कमाती है वो तो डॉलर कमाती है, वो तो देना पड़ता है चाइना को ब्याज, और उसका जो मूलधन रकम है वो देना पड़ता है। तो सरकार के पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, डॉलर है ही नहीं, सामान कहां से खरीदेगी? जब सामान नहीं है देश में तो जनता कहां से खरीदेगी? श्रीलंका के हाल देखिए आपने, 500 रुपए किलो चावल चल रहा है, 500 रुपए किलो। श्रीलंका की करेंसी कहां पहुंच गई? 292 रुपए डॉलर। इतना मतलब श्रीलंका की हालत इतनी खराब हो गई। तो ये जो विश्लेषक हैं ये कभी नहीं कहते कि चीन का कर्जा नहीं लेना चाहिए। हमारे जैसे लोग, भारत बार बार नेपाल को कह रहा है कि चीन का कर्जा ज्यादा मत लो, और पिछले 3 साल से कह रहे, हम भी कह रहे। आपकी सरकार अगर ओली होते इस समय तो अब तक नेपाल 27 खरब रुपए लोन ले चुका होता चाइना से। तो 27 खरब आप चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते। कहां से चुकाएंगे 27 खरब और उसका ब्याज 2%, जिसका 2% ब्याज 2 खरब रुपए होता है महीने का, 2 खरब ब्याज में चले गया। ध्यान में रखिए, हमने कहा कि हम सुखी नेपाल, संपन्न नेपाल और विकसित नेपाल के पक्षधर हैं। ठीक है, हम कम्युनिस्ट नेपाल के पक्षधर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्टों का लोग परलोक दोनों ही खराब है। हाँ, उनकी कुछ व्यवस्थाएं अच्छी होती केवल अपने देश के लिए, कम्युनिस्ट केवल अपने लिए सही होता है। ठीक है, इसलिए हम कम्युनिस्टों की बुराई करते हैं, कारण क्योंकि वो अपने हित के लिए ही सोचता है, दूसरे के हित के लिए कभी नहीं सोचते कम्युनिस्ट लोग। अगर ओली होते नेपाल की प्रधानमंत्री की सीट पर तो क्या होता? श्रीलंका ने क्या किया? एमसीसी को लात मार के भगा दिया। आज हाल यही है। अमेरिका तो खुश हो रहा होगा, श्रीलंका वापस भारत की लैट्रिन खाने चले गया भारत के पास में। उस समय श्रीलंका क्या दिखा रहा था कि देखो
हमने एमसीसी भगा दिया, चीन से कर्जा ले रहे हैं, भारत को घमंड दिखा रहा था। आज भारत ने जाके बहुत सारे कुछ डॉलर दिए उसको, भीख समझ लीजिए आप कि ले चल, अब तो भूखा मर रहा है, इतना पैसा ले ले हमारी तरफ से। अब कहां गई सारी अकड़, ढीली हो गई श्रीलंका की, हो गई ना। यानी श्रीलंका चीन कार्ड खेल रहा था भारत के साथ में, चीन को खड़ा कर देता था आगे श्रीलंका के, हम तो चाइना के पक्ष में हैं, ठीक है, भारत को बोलता था। और जो विश्लेषण नेपाल में हो रहे हैं वही विश्लेषण श्रीलंका में पहले होते थे 2015, 16, 17, 18 के दौरान, और आज भी कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब वो विश्लेषण कम हो गए। भारत विरोधी जो एनालिसिस होते थे श्रीलंका में वो अब कम हो गए, क्योंकि वहां की जनता को समझ में आ गया कि हमारी सरकार ने तो हमको झूठ भ्रम में फैला दिया, भ्रम फैला दिया। ओली होते तो क्या होता, अगर ओली प्रधानमंत्री की सीट पे होते, नेपाल कर्जे में फंस जाता और आने वाले 2 खरब रुपए महीना ब्याज देना, 2 खरब 16 करोड़ रुपए ब्याज होता है 19 समझौतों का। अभी आपको डिटेल पता नहीं है, आप अपने गोरखा पत्रों में पढ़िए, उनमें आते हैं बढ़िया बढ़िया लेख। वो है विद्वान लोग जिनको एक एक चीज का पता है। ये सोशल मीडिया पर जो बोलते हैं यूट्यूब चैनलों पर, ये तो चीन जिंदाबाद करते हैं और आप खुश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ के जो असली विद्वान हैं, ठीक है, जिनको हम बहुत ज्यादा विद्वान मानते हैं, बहुत है आपके देश में ऐसे लोग, वो कभी इन सब चीजों का सपोर्ट नहीं करते कि चीन से लोन ले लो, कभी नहीं करते। देवबाप बेवकूफ नहीं है, उन्होंने कहा कि अनुदान दोगे तो रेलवे लाइन बना देंगे, नहीं दोगे तो नहीं बनाएंगे। सही कहा ना। क्यों आपको अच्छा लगता है कि नेपाल कर्जे के जाल में फंस जाए? जिस आदमी ने कर्जा ले लिया वो आदमी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूरी कमाई ब्याज देने में और किस्त देने में ही चली जाती है। तो ये आपकी यूट्यूब चैनलों पे बोलने वाले जितने भी सोशल मीडिया के थिंक टैंक लोग हैं, एनालिस्ट लोग हैं, ये केवल और केवल नेपाल को कर्जे के जाल में फंसाना चाहते हैं। क्या आप 500 रुपए चावल खरीदोगे? खरीदना पड़ेगा। जब 27 अरब रुपए, यदि 27 अरब नहीं 19 समझौते यदि पूरे कर देता नेपाल चीन के साथ में, तो आने वाले 4 साल 5 साल बाद नेपाल के भी हाल बिल्कुल श्रीलंका जैसे हो जाते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, 1000 वीडियो बना दिए नेपाल पे कि 2-2.5 खरब रुपए अपनी जीडीपी का कितना हो गया, 4-5% ब्याज कोई देश नहीं दे सकता, ना अमेरिका, ना चीन, ना भारत, कोई नहीं दे। आप कहां से देंगे अपनी जीडीपी का 5% लोन? और कम होता है, ठीक है, तो कोई देश नहीं दे सकता है, नेपाल ही नहीं। तो आप अपनी जीडीपी का लगभग 70-80-90% लोन ले लेंगे और उसका ब्याज ही ब्याज 5% देंगे जीडीपी का, तो आप तो तबाह हो जाएंगे। हमने कई बार ये बात कही है। तो आपके विश्लेषक आपको चीन का गुलाम बनाना चाहते हैं, समझिए इस बात को। हम आपको राजनीति की गहराइयों को समझाने का प्रयास करते हैं कि समझिए कि हो क्या रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं इंडियन हूं और मैं नेपाल का दुश्मन हूं? इंडियन कैसे नेपाल का दुश्मन हो जाएगा? और हमारे जैसा आदमी तो नेपाल का दुश्मन हो ही नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं, क्योंकि हमारी जो जाति है वो केवल नेपाल में पाई जाती है। तो समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आपके विश्लेषकों को बहुत बुरा लग रहा है कि BRI के तहत समझौते कम हुए चीन से, सारे समझौते होने चाहिए थे केवल चीन से, और नेपाल को चीन के कर्जे के जाल में फंसा देना चाहिए था। ये कह रहे हैं पी खरेल, भरत दाहाल जैसे पता नहीं कितने विश्लेषक हैं जो यूट्यूब चैनलों पर बोलते हैं। हम सीधा कहते हैं एक टाइम खाना खा लो लेकिन कर्जे में नहीं रहना है, ठीक है। और ये लोग कहते हैं कि दबा के खाएंगे, कर्जे का खाएंगे, कम्युनिस्ट विश्लेषक जो है, ठीक है। तो कर्जा देना भी पड़ता है और कर्जदार देश विकास कभी नहीं कर सकता। और हमारी जो इच्छा है विकसित नेपाल, अगर आप कर्जे में पड़ जाते हैं तो हमारी इच्छा भी पूरी नहीं होगी, विकसित नेपाल नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, हमारे तो बहुत सारे स्वार्थ हैं, हम तो वीडियो बनाते हैं नेपाल पे, उससे पैसा कमाते हैं। आपके यहाँ विकास काम होता है, उस पर हम वीडियो बनाते हैं तो हमको व्यू मिलते हैं, पैसा मिलता है, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं कि नेपाल में विकास काम हो। आपको हम ऐसे समझाते हैं, नेपाल जब कोई मैच वैच खेलने विदेशों में जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले ही थंबनेल बना के रख देते हैं कि नेपाल ने ये कर दिया, नेपाल ने जीत लिया। और नेपाल उस मैच को हार जाता है तो हमारी वीडियो बेकार हो जाती है, क्योंकि हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो यानी कि हम चाहते हैं कि नेपाल उस मैच को जीते, उससे हमको आर्थिक लाभ होते हैं। और जो आदमी नेपाल पे वीडियो बना के पैसे कमा रहा हो, वो कैसे चाह लेगा कि नेपाल का बुरा हो? तो आप लोग जो मुझे कोई लोग बोलते हैं कि मैं
गलत बोल रहा हूं और आपके विश्लेषक सही बोल रहे हैं तो ये गलत बात है। हम पैसे कमाते हैं नेपाल पे वीडियो बना के और गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहते। गलत इंफॉर्मेशन हम भी तो दे सकते हैं, उनकी तरह विश्लेषण कर सकते हैं जैसे आपके विश्लेषक करते हैं कि लो चीन से दबा के कर्जा ले लो, ठीक है, और कर्जे में डुबा दो पूरे नेपाल को। ऐसा तो हम भी बोल सकते हैं, पर गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। तो कुल मिला जुला के बात है कि नेपाल को चीन से कर्जा नहीं लेना चाहिए। अब हाँ, रेलवे लाइन नेपाल का एक गौरव है जिसे कि नेपाल को अपने पैसे से लगभग कम से कम 40-50% पैसा अपना लगा के उसको पूरा कर लेना चाहिए, अपनी कुछ परियोजनाओं को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल के। क्योंकि चीन नेपाल रेलवे लाइन बनेगी तो भारत भी उस पर कनेक्टिंग कहीं ना कहीं जरूर होगा, ठीक है। और जब सभी देश एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं तो होता क्या है कि आपस में आसानी से लड़ नहीं पाते। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब है कि देवा ने अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपीय यूनियन सबकी जो रणनीति नेपाल के ऊपर बना रखी थी सबको फ्लॉप कर दिया। देख ही रहे होंगे आप, सभी देशों के साथ में एक समान संबंध बना दिए, यानी इसे कहते हैं विदेश नीति की सफलता। तो इस समय नेपाल विदेश नीति में सफल चल रहा है। ओली होते तो अब तक नेपाल कर्जे में डूब चुका होता और पूरी दुनिया नेपाल को चीन का पिछलागू कहती, जिससे कि नेपाल का गौरव खत्म होता। देवा ने नेपाल को कर्जे के जाल से बचाया, एक सफल विदेश नीति का परिचय दिया और नेपाल को जो दुनिया कह रही थी कि नेपाल चीन का पिछलग्गू बन गया, उनके मुंह को बंद कर दिया। तो देवा आपके एक सफल प्रधानमंत्री हैं। भले ही आप उनको अमेरिकी दलाल कहें चाहे भारत के दलाल कहें, लेकिन वो सफल प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि आप लोगों का दिमाग भी सही से काम नहीं करता है। आप लोग चाहते थे कि देवा चीन के पक्ष में जाएं और भारत अमेरिका को छोड़ दें। भारत अमेरिका को छोड़ देंगे तो नेपाल में कुछ ही चीज की व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि नेपाल में जो रोजगार की सृजना होती है वो अमेरिका के सहयोगी देश ही करते हैं। चीन के सहयोगी देश एक भी नहीं है उसमें, ठीक है। इस पर वीडियो बना के आपको समझाएंगे। धन्यवाद।